नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा बढ़ते मामले और अनलॉक पर। जी हां, भारत में कोरोना की स्थिति बेशक कुछ बेहतर हुई हो, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बना हुआ है। यहां रविवार को कोरोना के 6,479 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से राज्यों में कोविड-19 मामलों की संख्या 6,03,010 तक पहुंच गई है। राज्य में 4,110 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या 68,962 हो गई है। इसके अलावा सरकार राज्य के 25 जिलों से कोरोना प्रतिबंध हटाने की योजना बना रही है। जिन जिलों में कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहां कोई छूट नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने 25 जिलों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने की योजना बनाई है, जहां सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी दर राज्य की तुलना में बहुत कम है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना अपना प्रकोप दिखा रहा है। तीसरी लहर आने की आशंका है। कई जगहों पर यह बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आ भी चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसी तरह से कोरोना की तीसरी लहर की जो आशंका है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बीच में रोक लगी थी कोरोना के बढ़ते मामलों पर, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें और ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं जिन्होंने तीसरी लहर की आशंका को और प्रबल बना दिया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर इसी महीने आ सकती है। लगातार स्टडी भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि तीसरी लहर इसी महीने में आएगी और जिसका पीक अक्टूबर तक आ सकता है या अक्टूबर तक होगा। ऐसे में टीकाकरण पर भी कई तरह के टीकाकरण, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त पर, क्योंकि एक ही हथियार है वैक्सीन हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए, तो ऐसे में कई सवाल लोगों के मन में भी उठते हैं। उन्हीं सारे सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं आईएमए के। वहीं संतोष शुक्ला राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। नरेंद्र सर, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अब एक थमी थी जो रफ्तार है वो अब वापस आने लगी है। क्या कारण इसके पीछे डॉक्टर्स देख रहे हैं? आपने ये मुझसे क्वेश्चन किया है? डॉक्टर सैनी बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर, आप ही से क्वेश्चन है सर। ओके, देखिए, मैं कहूंगा, आपने कहा, मैं कहूंगा कि अभी थर्ड वेव क्या, अभी सेकंड वेव भी हमारी खत्म नहीं हुई। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था कि एकदम केसेस कम हो गए हों और फिर बढ़ रहे हों। यदि हम केरल की तरफ देखें या महाराष्ट्र की तरफ देखें, वहां मैं कहूंगा सेकंड वेव कंटिन्यू है और वो केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा कम हुए नहीं थे, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ केसेस कम हुए थे जरूर, लेकिन सेकंड वेव खत्म हो गई थी, ये नहीं हम कह सकते जी। तो कारण यही है कि यदि हम देखें तो केरल में केसेस बढ़ने का कारण यही है। ये देखा गया कि जब ये फेस्टिवल हुआ, जब केरल गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन कर दिया, जो हमारे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर थे, गैदरिंग को अलाउ कर दिया बिकॉज ऑफ ईद फेस्टिवल, तो वहां पे प्रॉब्लम आ गया। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये आप समझिए कि यूएसए जैसी जगह पर, जहां पर कि 53% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं, वहां पे भी जो डेल्टा वायरस है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है। तो आप सोचिए, हिंदुस्तान में तो डेल्टा वायरस सेकंड वेव में ही पकड़ा गया। ये अच्छी बात है कि हमारी थर्ड वेव आने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि हमारे यहाँ पर सेकंड वेव में ही डेल्टा वायरस आ गया था। अब ये डेल्टा वायरस उन लोगों की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, केरल में भी देखें, जो अनवैक्सीनेटेड है। और हमारे यहाँ देखिए, वैक्सीनेशन सिर्फ डबल वैक्सीनेशन, जहां तक बात करूं तो 10 से 11% पॉपुलेशन को ही हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। और जब तक, जहां तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जहां वैक्सीनेशन हो भी गया, वहां पर भी हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यदि हमें थर्ड वेव को हटाना है, जहां से भगाना है या नहीं आने देना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम मास्क पहन के रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, वेंटिलेशन प्रॉपर रखें और अपने घर और आसपास की सफाई रखें। तो ये यदि सब चीजें रखेंगे तो थर्ड वेव, फोर्थ वेव नहीं आएगी। नहीं तो उसको आने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक है। आपने देखा अभी तक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अब ये तीनों, जो भी, आप पहले अल्फा आया तो उसके बाद बीटा आया तो वो ज्यादा घातक था, फिर गामा आया वो थोड़ा सा
ज्यादा था। अब डेल्टा वायरस आ रहा है तो वो और भी पता लग रहा है कि और भी ट्रांसमिसिबल है। और ये आरएनए वायरस में ये बदलाव आते रहेंगे, और ये जब तक हम वैक्सीनेशन से या हम जिसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी नहीं ले लेंगे जहां पर 70% ज्यादा हो, तब तक ये वायरस में बदलाव आते रहेंगे और हमारे ऊपर अटैक होता रहेगा और हमारे ऊपर वेव्स आती रहेंगी। तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारा जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाए रखना है। इससे ना केवल कोरोना बट और भी रेस्पिरेटरी इलनेस से हमें फायदा होगा, ये लोगों को समझाना होगा। तो लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लेकिन लोगों के अंदर हमें बिहेवियर चेंज भी लाना है। बिहेवियर मतलब कि जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो हमारे अपने आप से कोई जरूरत नहीं पड़े, हम वैक्सीनेशन, हमारे मास्क ऊपर आ जाने चाहिए और ढंग से लगे होने चाहिए। जब ये आ जाएगा तब हम कहेंगे कि यस, हमारे लोगों में जागरूकता आ गई है। अभी तक तो जागरूकता नहीं। बिल्कुल डॉक्टर सैनी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि एक तो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ऊपर से वैक्सीनेशन भी, क्योंकि एक ही हथियार अगर हम कह लें तो हमारे पास है। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है, सारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, और एक तरफ वैक्सीनेशन। लेकिन संतोष जी, जिस तरह से टीकाकरण की हम बात कर रहे हैं, टीकाकरण प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, हर राज्य में टीकाकरण हो रहा है, लेकिन क्या लगता है कि अभी हम किस स्थिति में है टीकाकरण? अगर हम बात करें टीकाकरण प्रोग्राम की, तो हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और कितना वक्त अभी हमें और चाहिए जब हम ये कह सकते हैं, हम संतुष्टि कर सकते हैं कि अब देश में इसका प्रकोप कम हो सकता है? हेलो जी सर। हाँ, मेरा आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष शुक्ला, संचालक टीकाकरण नेशनल हेल्थ मिशन से बोल रहा हूँ जी। देखिए, टीकाकरण एक कोई भी महामारी से लड़ने का सबसे सशक्त माध्यम होता है टीकाकरण। हमने ये स्मॉल पॉक्स में करके देखा, उसका निर्मूलन किया। पोलियो का उन्मूलन किया है 2 बूंद जिंदगी के साथ। मदर न्यूनेटल टिटनेस में भी हमने टीकाकरण ही किया था माताओं का, जिससे नवजात शिशु में टिटनेस बीमारी का अंत किया। तो हमारा प्रभावी अस्त्र और शस्त्र है टीकाकरण। किंतु इसके साथ साथ हमें एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना ही होगा। यदि हम आज के परिवेश में बात करें, मानसून, हमारा छतरी का काम करता है एसएमएस, और बरसाती और गमबूट का काम करता है टीका। तो अभी जो हमारी वर्तमान स्थिति है कि हम करीब 2,59,38,400 प्रथम डोज लगा चुके हैं। टोटल हमारे मध्य प्रदेश में जिनको टीकाकरण संभव है वो है पॉपुलेशन 5 करोड़ 53 लाख। तो लगभग आधा रास्ता हम तय किए हैं। और कभी भी आपने पूर्व इतिहास भी देखा होगा, बीमारी से लड़ने के लिए या महामारी को नियंत्रण करने के लिए मिनिमम 70-80% का कवरेज होना जरूरी है। तो उस हिसाब से हम लोग अभी पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश हालांकि काफी तेज गति से टीकाकरण करने वाले राज्यों में है। हम 21 जून को साबित कर चुके कि हम नेशनल चैंपियन हो गए थे। 17 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा के 5 बार, इस महीने 5 बार 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण एक दिन में करके हमने ये साबित किया है कि हम में क्षमताएं हैं। और उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा मध्य प्रदेश की जनता का, जो इतनी जागरूक हो गई है कि वो फोर्स करती है कि टीकाकरण चाहिए गई, आवश्यकता हो गई है। शुरू में हमें भ्रांतियां और भय के कारण लोग बाग बहुत दूरी बना लिए थे, इसलिए हमारी गति बहुत धीमी थी। यहाँ ये बोलना मैं जरूर चाहूंगा कि अभी जिन लोगों ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो फर्स्ट डोज लगाए हैं, उसमें मात्र 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना दूसरा डोज लिया है। पहले और दूसरे डोज का अंतर ये समझ लीजिए कि पहला जो डोज है वो आंशिक सुरक्षा देता है, दूसरा डोज जब लग जाता है तो पूर्ण सुरक्षित हो जाते हैं आप। तो अभी हमारे पूर्ववक्ता भी बोल रहे थे कि जो संभावित लहर जब आ रही है, संभावित मान के चलें कि वो आ रही है, तो उससे बचाव का एक ही तरीका है कि डबल सुरक्षा हमारी हो, दोनों डोज लगी हो। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से समस्त उन टीकाकृत हितग्राहियों से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया आप आज ही अपना फर्स्ट डोज कब लगा था कैलेंडर में देख लीजिए। अगर कोविशील्ड लगा था तो 84 दिन के बाद हम दूसरा डोज लगा सकते हैं, 84 दिन से 112 दिन के भीतर। तो कैलेंडर के अनुसार आप अपनी स्थिति देख लीजिए। जब आपको लगता है कि हाँ मेरे 84 दिन हो गए हैं, आप पास के कहीं भी टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपने साथ आधार कार्ड, अपना मोबाइल फोन ले जाइए और पहला जो टीका लगा था उसका सर्टिफिकेट,
वहां जाएंगे, आपको खुशी खुशी सेकंड डोज लगा दिया जाएगा। अब आप इंतजार न करें कि कोई एसएमएस आपको देगा तब जाएंगे, आप इंतजार न करें कि कोई बुलावा करने आएगा। स्व अनुशासित, हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथ, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा संवेदनशील न केवल स्वयं के प्रति होना पड़ेगा, अपने परिवार, अपने आस पड़ोसी, अपने क्षेत्र में जहां भी निवास कर रहे हैं समाज के लोग, उन सबको जागरूक करें। हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी ये संदेश लोगों तक पहुंचाएं कि पूर्ण सुरक्षा कब, दूसरा डोज लगेगा तब। ये एक नारा है पूरे प्रदेश में, आज ही से हम संचालित कर दें। हम अभी जागरूकता के लिए जितने भी टोल्स हैं वहां पे एक स्टॉप लुक एंड गो जैसे चौराहों पे लगा रहता है। स्टॉप मतलब रुकिए, आपका कोविड टीकाकरण हो गया है, लुक आप देखिए क्या आपको दोनों डोज प्राप्त हो चुके हैं, जाइए, यदि नहीं तो पास के टीकाकरण केंद्र में टीका जरूर लगाइए। तो इस प्रकार के हम छोटे छोटे आपके इनपुट्स दे रहेंगे। हमारे जितने भी प्रथम डोज प्राप्त लोग हैं उनकी नामावली तैयार कर रहे हैं, उनके नामावली के बाद आशा आंगनवाड़ी के माध्यम से सूचना भी आपको भिजवा रहे हैं। हमारा जो कॉल सेंटर्स हैं उनके माध्यम से भी आप तक बात पहुंचाई जाएगी। मगर हमारा ये अनुभव है कि 50% टेलीफोन जब करते हैं तो उठते ही नहीं है या वो गलत नंबर होते हैं। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है कि आप अगर कोवैक्सीन लगवाए हैं तो 28 दिन से 42 दिन के अंदर दूसरा डोज लग सकता है। तो अपनी स्थिति देख लीजिए और आप जरूर सेकंड डोज के लिए निकलिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। अगर संभावित लहर है तो एक आध महीने के अंदर, जैसे हम केरल और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, पिछले बार भी यही हुआ था कि ये बीमारी नीचे से ही आई थी, जैसे मानसून की गति पकड़ के चलता है महाराष्ट्र से फिर एमपी, और फिर एक बार जब वायरस आ जाता है तो तेजी से अतिक्रमित कर लेता है क्षेत्र को। इसलिए हम खुद अपना बचाव करें, दूसरों का भी बचाव। हमारे आस पड़ोस में अगर आग लगी है तो सबसे पहले किसके मकान में आग लगेगी? आपके। तो हम ये भी देखें कि हमारे पड़ोसी भी टीकाकृत हैं कि नहीं। यही मेरा आप सबसे आग्रह है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कही है कि सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारी बनती है इस वक्त पे। हमें खुद से ही चीजें देखनी भी हैं, टीकाकरण भी करवाना है और ना सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी प्रेरित करना है टीकाकरण के लिए। लेकिन डॉक्टर सैनी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि केरल में जो दूसरी लहर की हम बात कर रहे थे कि केरल में वहां क्योंकि छूट दी गई इसलिए महाराष्ट्र में भी यही हाल है। इस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और छूट भी लगातार दी जा रही है। तो क्या लगता है इसका भी नुकसान, क्योंकि हम मानते हैं कि जीविका जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इस वक्त पे जहां पर सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे में मॉल्स खोलना और पीवीआर्स खोलना और सारी चीजें जो भी है, सिनेमा हॉल्स वगैरह खोलना, क्या सही है इस वक्त पर, जबकि टीकाकरण भी हमारा अभी इतना लेवल पे नहीं हो पाया है कि हम संतुष्ट हो सके? डॉक्टर सैनी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर सैनी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर संतोष, जिस तरह से टीकाकरण की आप बात कर रहे थे, आपने हमें ये भी बताया कि किस किस गैप पे कौन कौन सी वैक्सीन लगवाने के बाद, डोज लेने के बाद लोगों को टीका लगवाना है। चूंकि आप टीकाकरण अधिकारी भी हैं, पूरी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, कई बार ऐसा भी देखने आया होगा क्योंकि टीकाकरण को लेकर जो भ्रांतियां फैली थी लोगों में, चाहे हम ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादा लोग टीके से डर रहे हैं। जिस तरह से बीच में कई बार हमने भी देखा है, खबरों में भी हमने देखा है लगातार कि लोग डर रहे थे वायरस से ज्यादा वैक्सीन से डर। तो क्या अब जिस तरह से जो संख्या है, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि लोगों में भ्रम जो है वो अब कम हो गया है टीकाकरण को लेकर? सही कहना है कि जो भय और भ्रांति से पीड़ित हमारा समाज था, खासतौर से हमारे 20 जिले जो जनजाति बाहुल्य है, उधर ये वाली समस्या थी। वो समस्या ये थी कि उनका एक कंसेप्ट था जिंदगी का कि सुई तो उसको लगती है जिसको बीमारी है, बीमारी के अतिरिक्त तो बच्चों को ही सुई लगती है बीमारी बचाने की। हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि बड़ों को लगी। ये बात उनका सोच बिल्कुल सही था कि भारतवर्ष में पहला ऐसा टीका आया है जो अधिक उम्र की पॉपुलेशन में हम लगा रहे हैं। तो समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा, उनको बताना पड़ा कि देखिए ये कोरोना जो है एक ऐसा वायरस की बीमारी है जो जानलेवा है, लाइलाज है। इससे बचाव का एकमात्र उपाय हैगा
पूर्ण सुरक्षा के लिए वो है टीका। और अगर आप इससे दूर भगेंगे तो हो सकता है कि बीमारी की चपेट में आ जाएं। और आप सबने देखा है, आप ही के गांव में कईयों को जाते हुए देखा होगा अस्पताल, जब गए थे तो उनको बिस्तर नहीं मिला था, बिस्तर गए थे तो ऑक्सीजन नहीं मिली थी, ऑक्सीजन नहीं थी तो वेंटिलेटर नहीं मिला था। और ज्यादातर हमने ये भी देखा था कि हमारे बीच के लोग काल कवलित भी हो गए थे। तो जब इस प्रकार से उनके कान तक की बात पहुंचाई, और बात पहुंचाने का माध्यम हमने उन्हीं के बच्चों को खोजा। आपको ये बता दें कि हमारे प्रदेश में एक प्रोग्राम चलता है, राष्ट्रीय किशोर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो उसमें हमारे 15 से 19 साल तक के बच्चे, जिनको साथिया बोलते हैं, उनको हम प्रशिक्षित कर चुके थे। सबसे पहले हमने उनको टीकाकृत किया। आज ये कहते हुए खुशी है कि हमारे 8,000 वो बच्चे जो 18 साल से अधिक उम्र के थे। वैसे तो हमारे पास वो समूह है 32,000 बच्चों का, जिनको हमने प्रेरणा के स्वरूप शिक्षित करके भेजा था समाज में। उन्होंने अपना खुद टीका लगाया और फिर उसका जब प्रभाव देखा कि इनको तो कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये भी अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ 10 लाख टीके प्रदेश में लगाए जा चुके हैं। यहाँ यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कोई भी टीका ऐसा कोई गंभीर असर शरीर पे नहीं करके दिखाया जिससे हम डर रहे थे। जो आप बोल रही हैं कि डर रहे थे, तो डरते कैसे थे कि हमें उसका यथार्थ नहीं मालूम। अब टीके का यथार्थ हमने देख लिया है। ये भी बताना चाहता हूं कि जिस दिन 21 तारीख को, जून की 21 तारीख को देश में हमने सबसे ज्यादा टीके लगाए थे 17,43,000। उस दिन हमने हर अस्पताल में एक बिस्तर सुरक्षित रखा था कि कभी कोई गंभीर प्रतिक्रिया से आएगा तो हम उसका इलाज करने में सक्षम रहे। किंतु मैंने जब सर्वे किया, अस्पताल का रिकॉर्ड बुलवाया, तो एक भी अस्पताल के बिस्तर पे हमारा टीकाकृत लाभार्थी नहीं पहुंचा। तो टीके बहुत सुरक्षित हैं, हानि रहित हैं, ये स्पष्ट हो गया है इन आंकड़ों से। और यही कारण है कि आज जो भीड़ एकदम से दिख रही है, उन्हें ये तो समझ में आ गया है कि टीका ही सुरक्षा है, और ये भी समझ में आ गया है कि टीके से कोई हानि नहीं है। तो लोगों में जब समझ आ जाती है तो एक बहुत प्यास जाग जाती हैगी, और उसके बाद वो ना केवल अपने स्वयं को सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि अब हमारी गर्भवती माताओं को भी टीकाकरण से जोड़ दिया गया है, शिशुवती माताओं को भी टीकाकरण से जोड़ दिया गया है, और उनको भी हम लगभग 30-40 हजार गर्भवती माताओं को अभी तक लगा चुके हैं। सभी सुरक्षित ढंग से टीके लग रहे हैं और सभी प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर टीका के बाद जो मामूली असर होता है, हल्का सा बुखार, थोड़ी सी ललामी, खुजली, दरदरे, इसके अतिरिक्त अगर कुछ तकलीफ होती है तो हमने ये भी बताया है कि 104 और 1075, फिर से रिपीट करूंगा नंबर, 104 104 नंबर या 1075 पे टेलीफोन आप सीधे संपर्क करिए। वहां पे 24 घंटे हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं इस टेलीफोन नंबर पे। आपको कोई भी समस्या होती है टीके के पश्चात, तेज बुखार, ठंड लगना, उल्टी, दस्त, कोई भी जो मौसमी बीमारी के चिन्ह होते हैं, मगर सलाह आप उनसे ले सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। उन्हें लगेगा कि नहीं, आपकी स्थिति है कि आपको अस्पताल में भर्ती करके जांच कराई जाए, तो 108 की सुविधा मुहैया करेंगे आपको। तो इस प्रकार से हमने पूर्ण व्यवस्था की है। आपके जब गर्भवती माताओं को हम टीकाकरण करने जा रहे हैं तो हम टेलीफोन नंबर पे उनका फॉलोअप भी, हालचाल कुशल क्षेम पूछते हैंगे। तो शासन स्तर पे जो भी उचित आवश्यक व्यवस्थाएं कायम होना चाहिए वो हम सुपरवाइज और मॉनिटर स्टेट लेवल से भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी भी है और बहुत आपने अच्छी जानकारी भी हमें इस वक्त दी है, और जो नंबर भी आपने प्रोवाइड कराए हैं वो हम ज़रूर दर्शकों तक एक बार फिर से रिपीट भी करेंगे कि अगर आपको टीकाकरण के बाद कोई परेशानी होती है तो 104 और 1075 पर आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उनका परामर्श ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सैनी, जिस तरह से बात कर रहे थे, हमने आपने केरल का एक उदाहरण भी दिया था कि जिस तरह से छूट दी गई थी एक त्योहार पर, उसके बाद जो जो भुगतना पड़ रहा है, जो मामले हैं वो, क्योंकि पूरे देश में जितने मामले आ रहे हैं 50% करीब केरल से ही आ रहे हैं। वैसे ही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो दूसरी लहर में भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र से ही ज्यादा केस बढ़े थे, और अब जबकि दूसरी लहर भी है और तीसरी लहर के आने की आशंका भी है। ऐसे में छूट जो दी जा रही है राज्यों में, मानते हैं जीविका चलाना बहुत जरूरी है, लॉकडाउन पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से छूट भी हो रही है और छूट दी जा रही है तो लोग उसका उत्सव मनाने लगे हैं, अनलॉक का उत्सव जिसे हम कह ले। तो ऐसे में कितना ज्यादा वो खतरनाक हो सकता है और कितना ज्यादा न्योता तीसरी लहर को मिल जाएगा ऐसे में?
देखिए ये हम देख रहे हैं, अब लोगों को समझना पड़ेगा कि कितना खतरा हो सकता है। आपने सेकंड वेव में देख लिया और ये भी देख लिया कि लॉकडाउन जब होता है तो केसेस कम हो जाते हैं, जी। जो कि सिर्फ यही दिखाता है कि जब लॉकडाउन होता है तो हमारे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं, वो सरकार की कानून की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, आप इधर उधर जा नहीं सकते, तो वो सोशल डिस्टेंस आपका अपने आप से बढ़ जाता है। तो ये लोगों को समझना होगा, हम सबको समझना होगा कि ये एक सबसे जरूरी चीज है। यदि ये जरूरी चीज को हम नहीं करेंगे तो ये चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। आपने और पिछली बार भी देखा, अब अभी भी हम समझ में नहीं आता कि हम ये अब जो है, अब माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ हमें जाना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे देश को तो लॉकडाउन के लिए असीमित टाइम के लिए बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो लोगों की इकॉनमी, लोग भूखे से मर जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होने देना। लेकिन हमें अपने जो इंडिकेटर्स बनाए हैं, जिसको हम कहते हैं कि जैसे ही किसी जगह पर पॉजिटिव रेट बढ़ जाता है, कुछ एक इंडिकेटर होना चाहिए कि इतना पॉजिटिव रेट हो जाएगा, बेड ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ जाएगा। हमें 3-4 अपने इंडिकेटर्स रखने होंगे हर जगह के लिए। उसको माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट से नीचे एक ब्लॉक लेवल तक हमें जाना होगा कि यदि इस ब्लॉक में इतने से ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए जाते हैं या वहां पर उस जगह के हॉस्पिटल में एडमिशन रेट फॉर कोविड इतना बढ़ जाता है, तो वहां पे हमें लोकल लॉकडाउन जैसी समस्या चीजों को लाना पड़ेगा। क्योंकि पूरी कंट्री को लॉकडाउन आप बहुत समय तक नहीं कर सकते। और लोगों को जो आपने एक शब्द यूज किया, लॉकडाउन के बाद होने वाला उत्सव, कि लॉकडाउन आपके खत्म हो गए हैं तो आप उसका उत्सव मना रहे हैं। प्लीज ये कोई उत्सव का टाइम नहीं है। उत्सव तब होता है, उत्सव मनाएंगे हम सब, उत्सव तब होगा जब लॉकडाउन, जब हम कोरोना को अपने देश से बिल्कुल निकाल देंगे। रादर मैं कहूंगा जब तक पूरे विश्व में, अब क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग इतना बढ़ गया है, आप देखिए कोई कंट्री दूसरी कंट्री से दूर नहीं रह गया जी। एक तो मैं कहूंगा कि एक कोरोना, जब हमने देखा कि कोरोना भारत में डेल्टा वायरस आया, तो आप देखिए अब पूरी दुनिया भर में डेल्टा वायरस है। एक तो हो सकता है कि वायरस में अपने आप बदलाव आए हो, जो हर कंट्री में हुआ वही बदलाव। दूसरा ये भी है कि ट्रैवलिंग की वजह से भी हो सकता है जी। उस ट्रैवलिंग की वजह से, क्योंकि अब ग्लोबल इतना ट्रैवल पहले नहीं होता था। जब आप याद करिए, जब स्मॉल पॉक्स का पेंडेमिक आया या उसके बाद कोरोना का पेंडेमिक आया, तब इतना ट्रैवलिंग नहीं था। आज की तारीख में इंटरनेशनल ट्रैवल इतना ज्यादा है। आप सोचिए कि चाइना से एक वायरस शुरू हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं। दिसंबर में चाइना ने कहा कि वहां पर पेंडेमिक है, और जनवरी होते एंड के होते होते पूरे जनवरी 220 के अंदर 1920 के अंदर पूरे विश्व भर में ये फैल गया। जी। कहां से फैला? क्योंकि हमारे अब दुनिया में पेंडेमिक है, तो हम सारे के सारे ग्लोबली एक दूसरे से अटैच हैं। तो ये जो हमारा सोशल डिस्टेंस है, हम वेंटिलेशन की बात करते हैं, हैंड वॉशिंग की बात करते हैं, मास्क की बात करते हैं, ये तब तक नहीं हटाए जा सकते जब तक कि हम विश्व भर से इनको नहीं हटा, तब तक कोरोना को खत्म नहीं कर पाएंगे। अमेरिका का उदाहरण देख लीजिए। अमेरिका ने पहले कह दिया कि हम मास्क हटा देंगे, पूरी ऐलान कर दिया, लेकिन केस बढ़ गए। और कहां से केसेस आए बड़े? डेल्टा वायरस से, जो कि पहले वहां पर नहीं था। कहीं ना कहीं से तो ट्रैवलिंग से या किसी न किसी तरीके से तो आया। तो इसलिए जब तक पूरे विश्व भर में हम इस कोरोना की वायरस को मिटा नहीं देंगे, तब तक हमें जो सोशल एप्रोप्रिएट बिहेवियर है अपनाए रखेंगे। यस, लॉकडाउन विल नॉट बी लॉकडाउन कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन विवश होकर ही लॉकडाउन करने पड़ेगा यदि हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे। अभी मेरे साथी ने बोला कि हमने सब अवेयरनेस ला लिया, लोग जान गए हैं, लेकिन लोगों में अभी बिहेवियर चेंज नहीं आया। जी। जानना एक अलग बात होती है। जैसे कि हम किसी भी चीज को जान तो लेते हैं, लेकिन फिर भी वहीं जाते रहते हैं। तो वो जब तक वो जानना, फिर भी उसको जानने के बाद भी जाते रहें, तो उस समय तक बिहेवियर चेंज नहीं है। हमें, आपने जैसे प्रोग्राम किया, सरकार को भी लाने पड़ेंगे, अपने प्रोग्राम करते, अवेयरनेस प्रोग्राम करते लाने पड़ेंगे, और कानून भी लाने पड़ेंगे उनके ऊपर, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। आप देखिए,
जहां जहां पर कोरोना, मैंने देखा कि कोरोना के ऊपर जब जो लोग नहीं करते वहां पे आपने जुर्माना लगा दिया, इस तरह से थोड़ी सख्ती बरती, वहां एकदम मास्क लोग पहनने लगे। और जी। जैसे ही आप सख्ती को हटाते हैं तो वो मास्क फिर से उतर जाते हैं, फिर लोग अपनी उसी में आते हैं, जैसे आपने कहा जो उत्सव मनाने लगते हैं। और सरकार को भी सोचना पड़ेगा, ये जो केरल में हुआ या पहले कुंभ का मेला किया, ऐसी चीजों पर जरा पॉलिटिक्स मत करें। देखिए, जिंदगी एक बार हम सबको मिलती है और जिंदगी चलेगी तो कुछ नहीं रहेगा। सही तो बात है सर। सरकारों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठे। हम सबकी, हर एक आदमी की जिंदगी कीमती है। धर्म, पॉलिटिक्स ये बाद में होगा, लेकिन साइंटिफिक जो एविडेंस हम कहते हैं आज की तारीख में, हर चीज को हम बोलते हैं कि लाइफ, हमारे हेल्थ सर्विसेज एविडेंस बेस्ड है। कोरोना वायरस जो उसका फैलना वो एविडेंस बेस्ड है। तो उस एविडेंस बेस के आधार पर ये मालूम है कि यदि हमने एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं लिया तो हम जहां हमने छूट दे दी लोगों को इकट्ठा होने की, वहां पे कोरोना बैठ जाएगा, लोगों के अंदर बैठना शुरू हो जाएगा। तो सरकारों को भी अपना दायित्व समझते हुए कि हमारी भी एक जिम्मेवारी है कि सिर्फ अवेयरनेस नहीं, जहां पर लोग नहीं मानते कानून लाने पड़ेंगे। और ऐसे कोई अनाउंसमेंट ना करें जिसमें लोग इकट्ठे हो, पॉलिटिकल गैदरिंग हो, जैसे फार्मर की एजिटेशन हैं, इकट्ठे लोग हो रहे हैं जी। कि ईद के त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, होली का त्योहार है, ऐसी जगहों पर हमें सरकार को भी सख्त कदम उठाने होंगे कि वहां पर लोग इकट्ठे ना हो। तभी एक, मैं कहूंगा कि एक तो पूरी सोसाइटी की जिम्मेवारी, उसके साथ साथ सरकार की जिम्मेवारी, टुगेदर, जिसको कहते हैं ना, टुगेदर वी विल विन। हम सब लोग मिलकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सरकार के द्वारा कानून जो बनाए जाएं उनका पालन कर हम इस कोरोना को पूरे विश्व भर से हटा सकते हैं। और जब तक ये विश्व भर से नहीं हटेगा तब तक कोरोना हमारे जीवन में बार बार आता रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर सैनी, बेहद अहम और बेहद सही बात आपने कही है कि कानून जो बनेंगे उनका साथ हमें भी देना होगा और उसके लिए हमें अपने लिए कुछ कानून भी बनाने होंगे पर्सनली तौर पे कि हमें ज्यादा बाहर नहीं निकलना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पूरे टाइम लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग बार बार करते रहना है, क्योंकि यही हमें अगले साल तक, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं त्योहारों की, तो सैनिटाइजर पे एक बात कहना चाहूंगा। जी सर। जी। सैनिटाइजर ना हमने वर्ड बहुत यूज कर लिया। देखिए, मैं कहूंगा हैंड वॉशिंग पे इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैंने देखा कि लोगों के हाथ गंदे होते हैं, सब कुछ होता है और फिर वो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहते हैं। देखिए, लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि सैनिटाइजर कब इस्तेमाल करना और हैंड वॉशिंग करनी होती है। तो हैंड वॉशिंग का मतलब होता है साबुन और पानी का इस्तेमाल करके अपने हाथों से साफ करना, उसको गंदगी को निकालना। लेकिन जब हैंड सैनिटाइजर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमने कई बार हमारे हाथ गंदे होते हैं, मिट्टी से तने होते हैं और उसमें जाके हम सैनिटाइज करने लगते हैं, उसमें उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसके अंदर वायरस हमेशा रहेगा। सैनिटाइजर तभी आपका इस्तेमाल करना चाहिए जब हाथ आपके दिखने में साफ नजर आ रहे हो, जहां पर मिट्टी और ऑयल वगैरह न लगा हो। यदि आपके हाथों में मिट्टी लगी है, ऑयल लगी है, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं घर में और आपने सैनिटाइजर लगा लिया, वो सैनिटाइजर आपको काम नहीं करेगा, उस समय आपको हैंड वॉशिंग ही करनी है। बिल्कुल। इसलिए हैंड हाइजीन मैं बोलूंगा वर्ड यूज करें जिसके अंदर दो चीजें आ। जी सर, बिल्कुल। अब हैंड वॉशिंग, हम हैंड हाइजीन का जो शब्द है वो जरूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूरी है, वैसे ही हैंड वॉशिंग, जिस तरह से आपने कहा, हैंड हाइजीन बहुत बहुत जरूरी है। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मामले बढ़ रहे हैं, सतर्क रहना है, अनलॉक तो हो रहा है, लेकिन हमें अपने लिए कानून भी बनाने हैं, न सिर्फ सरकार के कानून बनाने का वेट करना है, अपने लिए भी अपनी जिम्मेदारी भी समझनी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। मुझे